संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर वहां संदेश खाली की बात कर रहे हैं, तापस एक बात ये समझ में न आने वाली है, ममता बनर्जी जिस इशू को उठा रही हैं, कह रहे हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, हमारे तमाम चीज़ों के बारे में वो बोल रही हैं, सीधे सेंटर पर अटैक कर रही हैं। लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है। आपने गिरफ्तारी के तुरंत बाद आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, पार्टी से सस्पेंड हो गया है। इसके बावजूद जब वो अरेस्ट होता है तो जिस तरह वो जा रहा है, कोर्ट के अंदर जा रहा है, हम लोगों ने इतने सालों तक, आपने भी क्राइम कवर किया है, अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज की हैं, कभी इस तरह से एक जैसे मार्च देख रहा हो, उसके सामने मार्च पास्ट कर रही हो एजेंसी, इस तरह दिख रहा है, कोर्ट के अंदर बहुत ताकत के साथ घुस रहा है और उस निकाले हुए आदमी को ममता बनर्जी की सीआईडी केंद्र की जांच एजेंसी को सौंपना नहीं चाहती और कह रही है हम तेज कर रहे हैं जांच। आप ऐसा क्या है? मतलब अपराधी पकड़े जाते हैं, राशन घोटाले में भी इससे पहले भी पकड़े गए हैं, घोटाले में आप कई घोटाले ममता की पार्टी के लोग हैं जिसमें से केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर हैं, अरेस्ट भी हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है? क्योंकि आप वहां गए हैं, आपने एक एक चीज देखी है, ऐसा क्या है? जी देखिए, अगर राजनीति की बात की जाए तो शाहजहां शेख अनडाउटेडली संदेश खाली के बेताज बादशाह है। और वो कैसे बादशाह हैं जिनको हमेशा से पुलिस प्रोटेक्शन मिलता आया है, चाहे वो पुलिस प्रोटेक्शन की बात हो या पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात हो, उन्हें हमेशा से ये मिलता आया है, जिस वजह से वो एक आम कर्मी से लेकर वो डॉन बन चुका था उस इलाके का। लोग उनसे कतराते थे उनके खिलाफ कोई भी बातचीत करने के लिए। अगर कहीं कुछ बोल भी देते थे तो पुलिस के पास चले जाते थे, उनको बोला जाता था कि आप ये वही थे। 2011 में जब ममता एक बार आप दोहराएंगे, आपकी आवाज थोड़ा कट गई थी जी। जी देखिए, 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, तब से लेकर शेख शाहजहां पहले लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था, सीपीएम के एक सपोर्टर थे, कोई बहुत बड़े नेता थे। लेकिन जब वो तृणमूल में आए 2011 के बाद, 2000 के आसपास, और ये बताया जा रहा है कि 2016 ऑनवर्ड, यानी ममता बनर्जी के जो सेकेंड टर्म, तब से लेकर वो बड़ा नेता बन गया था। वहाँ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करना हो, वहाँ पर कोई जलसा करना हो, वहाँ कोई भी कार्यक्रम करना हो, तो उसके परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक परिंदा पड़ भी नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति है शेख शाहजहां की। अगर आप कहें राजनीति की बात, संदेश खाली देखिए, चुनाव से पहले हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में, पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बहुत अहम भूमिका निभाती है। संदेश खाली ब्लॉक 2 जो नदी के दूसरे छोर पर है और कुछ हिस्सा नदी के इस पार भी है, बेर मोजूर का इलाका, वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक उतना ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पहुँचने के बाद वो लोगों को जब दिलासा दिए कि बीजेपी पार्टी खड़ी है, तब लोग और भी कंसोलिडेट होने लगे। कहीं ना कहीं ये डर जो है वो ये सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर है कि अगर ये वोट बैंक अगर हाथ से निकल जाता है किसी तरह, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, जो उत्तर बंगाल में बीजेपी का स्ट्रांग डोमिनेंस कहा जाता है। लेकिन दक्षिण 24
परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया, ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है, लेकिन यहाँ अगर हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट कर लेती है बीजेपी और वो अगर बीजेपी के खाते चली जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि संदेश खाली जैसी चीज़ है, एक तो करप्शन का इशू हम देखते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन संदेश खाली की घटना सामने आने के बाद हमने देखा कि अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में जो लोकल जो नेता है अलग अलग जिलों में, उनके खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हुआ था। तो कहीं वो अगर वो आग लग जाती और आग फैल जाती तो वो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होती। प्लस अगर शाहजहां शेख को इतना आसानी से हैंडओवर किया जाए सीबीआई को और उसको दरकिनार कर दिया, उससे तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अगर और भी शाहजहां कहीं है तो उनके लिए क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि शाहजहां जैसे लोग ही वोट मशीनरी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहा जाता है यहाँ पर वोट होता नहीं है, यहाँ पे वोट करवाया जाता है, साइंटिफिक रिगिंग होता है, और यहाँ वोट कराने का जो टेक्निक है वो पूरे भारतवर्ष में कहीं हमने देखा नहीं है। तो इसलिए अगर एक शाहजहां को इतने आसानी से हम अगर सेक्रीफाइस कर देते तो बाकी शाहजहां का भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो अगर वो वोट मशीनरीज ठीक से काम नहीं करेगी तो फिर वोट में क्या रिजल्ट ममता सरकार के में होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर भूमिका अगर पुलिस की बोले, मैं इसी सिलसिले में संदेश खाली में शेख शाहजहां गिरफ्तार होने से पहले वहां पर जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जहां लेफ्ट के निरापदोष सरदार भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोर्ट से बेल मिला। तकरीबन 15-16 दिन बाद उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिला, और हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, उनके खिलाफ एफआईआर पहले दर्ज हुआ, कंप्लेन बाद में दर्ज हुआ। एफआईआर 9 तारीख को दर्ज हुआ, 10 तारीख को कंप्लेन दर्ज हुआ। लेकिन अगर जो क्रिमिनल प्रोसीजर है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पहले एक कंप्लेन दर्ज किया जाता पुलिस के सामने, पुलिस देखेगी उस पर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर 24 घंटे के अंदर एफआईआर किया जाता है। लेकिन यहाँ एफआईआर पुलिस ने पहले किया और जो कंप्लेनेंट है वो अगले दिन आकर अपना कंप्लेन दर्ज करवाती है। तो पुलिस की भूमिका पे सवाल तो हाईकोर्ट ने शुरू से ही उठाया था। अब पुलिस ने बकायदा जिस तरीके से तृणमूल पार्टी की तरफ से बयान आ रहा था कि 7 दिन में 10 दिन में शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोर्ट ने भी यह पूछा था कि आपको पता है शाहजहां कहां है, तो पुलिस ने कहा था कि नहीं, हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके खिलाफ 8 फरवरी के बाद कई सारे कंप्लेंट्स दर्ज हुए थे जो लोकल लेवल पे, थाने लेवल पे दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने क्यू एक्ट नहीं किया। और जिस तरीके का दबदबा शेख शाहजहां का वहाँ पर था, पुलिस को मालूम था कि वहाँ क्राइम हो रहा है पिछले कुछ सालों से, पुलिस ने क्यों कोई सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया और एक अलग सा कंप्लेंट दर्ज करा के शाहजहां को ढूंढने की कोशिश नहीं किया। जिस दिन हाईकोर्ट ने कहा कि कोई रोक नहीं है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं या केंद्रीय एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है, या पुलिस या सेंट्रल एजेंसी, जिसके हाथ वो पहले लगे, हमने पुलिस का तत्परता देखी और अगले 48 घंटे के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता। तो यहाँ जो इंटेंशन है, जो नीयत है, चाहे वो पुलिस की हो या राजनीतिक दल की या सरकार की, वो बहुत बड़े सवाल या निशान में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आम लोगों के मन में ये जरूर सवाल उठ रहे हैं। मैं कई लोगों से बातचीत किया कि हम अगर जाते हैं पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने, पुलिस घुमाती है, अलग अलग कानून, जब कोई ऐसा नेता हो जो रूलिंग पार्टी के काफ़ी करीब के हो नेता हो, तब पुलिस के पास ऐसे 100 एक्सक्यूजेस होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सिंगल बेंच होते हैं, डिवीजन बेंच होते हैं, ताकि टाइम किल किया जाए। तो ये पश्चिम बंगाल में बहुत नया नहीं है, लेकिन ये वोट मशीनरी जिस तरह से शाहजहां उस इलाके में कंट्रोल करता था, वो एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है कि जिस वजह से कई सरकार में जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस ना वो खोता दिखे। जी, एक बड़ी चीज हमको ये लगती है कि किस तरह से, चूंकि ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज कपिल नहीं हो सकती है, एक पार्टी, एक विधानसभा या तमाम चीजें एक पूरी सरकार को इस लेवल पर नहीं ले जा रही है कि जो पूरे केंद्र सरकार को या कानूनी एजेंसीज को इतने गुस्से को आमंत्रित करे, यहां तक कि वो जानबूझ के ममता बनर्जी जिस लेवल पर पहुंच रही हैं, वो सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, वो एक नेता का मसला नहीं है। जो जानकारी है, जो एजेंसीज है, वो ये है कि शाहजहां शेख सिर्फ एक कड़ी है, वो कड़ी है इसकी नहीं कि राशन घोटाला हजारों करोड़ का, ऐसे वहां चिट फंड के एक मालदा, मुर्शिदाबाद, उस तरफ जो चिट फंड की कंपनियां जो खुली जाती थी वो हजारों करोड़ की हैं। कपिल, आप उनको, मतलब मैंने चूंकि वो सारी इन्वेस्टिगेशंस कवर किए हैं, पहले जब प्रणव दा थे तब भी मैं उस इलाके में घूमा, लेकिन ये जो
शाहजहां शेख है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये उस राजनीतिक ताकत का जो पूरे बंगाल में, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वामपंथी पार्टियां रही हो, और जब बदलाव के नाम पर आई ममता बनर्जी, उसने भी उसी सिस्टम को पकड़ा। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग उसके पिघलने का है, क्योंकि ये एक उस तरफ का रास्ता दिखाता है कि किस तरह से इस देश में एक हिस्से में लोकतंत्र को रहन रख दिया एक सिस्टम के सारे। आपको लगता है कि ममता बनर्जी इतनी ताकत तक चली जाएंगी कि राष्ट्र के ऊपर सवाल उठाने लगे? ऐसा लगता है कि क्या राजनीतिक सत्ता अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो ये सब तय करने लगेगी कि नहीं, ये चूंकि संविधान में ये लिखा नहीं है, कल को प्रधानमंत्री आएंगे नहीं आएंगे वो राज्य सरकार से पूछेगी? ऐसा लगता है आपको? धीरज जी, देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, और संदेश खाली जैसा जो इंसिडेंट है वो 75 साल बाद हम देश में देख रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है न सिर्फ इस देश की एजेंसियों के लिए, बल्कि उन नेताओं के लिए जिनको जनता चुनकर के भेजती है कानून बनाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए। लेकिन आज जो बंगाल में हो रहा है वो वाकई शर्मनाक है कि एक अपराधी को बचाने के लिए या उसको शील्ड करने के लिए कोर्ट और बड़े बड़े वकील तक वहां पर खड़े किए जा रहे हैं। और इसके पीछे आपने ठीक कहा कि ये सिर्फ किसी एक अपराधी की बात नहीं है और किसी एक अपराध की बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इसके पीछे एक वोट बैंक का मकसद छुपा हुआ है। मुझे जो लगता है, मैंने तृणमूल कांग्रेस के तृणमूल के जो मंत्री हैं उनके बयान सुने हैं कि इसको पोलराइज किया जा रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र किया कि इसका जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा। संदेश खाली का जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, इसको भी आप पॉलिटिसाइज मान सकते हैं, एक राजनीति मान सकते हैं। पर ये राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों, जब एक अपराधी को इस तरह से शील्ड किया जा रहा है, जो सामने के सामने दिख रहा है, आपने उसको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, मतलब उसका कोई अपराध है इसलिए आपने उसको गिरफ्तार किया है, तो फिर ऐसी कौन सी हिचक है कि अगर कोई और एजेंसी किसी और क्राइम में उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर उसको मांग रही है कोर्ट का, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप भी एक सियासत का हिस्सा हैं, आप भी अपनी सियासत को साध रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक, मैं इसको बहुत ही शर्मनाक इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे जो लगता है कि जब बात देश में क्राइम की आती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है, जिस तरह की gruesome तस्वीरें, जिस तरह की भयावह तस्वीरें संदेश खाली से आई हैं, उसके बाद भी अगर किसी का दिल नहीं पसीजता है, किसी का कलेजा नहीं फटता है, तो वाकई ये हमारे नेताओं के लिए जो अपराधियों के पीछे अपनी सियासत को साधने के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए डूब मरने जैसी स्थिति है। जाने कितने जो हैं इस तरह के मामले आए हैं अनुपम जी कि कई बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि राजनेताओं में, चूंकि जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त भी बहुत जांच एजेंसियों का उनका चलता रहा अलग अलग मसले को लेकर, लेकिन इस लेवल तक जाना और आप जो साबित करना चाहती हैं ममता बनर्जी, वो कुछ आपको वो गूंज कहीं तमिलनाडु से सुनाई दे रही है, वो गूंज आपको कर्नाटक से सुनाई दे रही है, वो गूंज आपको अलग अलग जगह से सुनाई दे रही है। ये क्या आप इतने क्योंकि कोर्ट और वो तमाम चीजों को आपने इतनी गहराई से लॉज को कवर किया है, आपको क्या लगता है कि ये किस चीज का फायदा उठा रही है ममता बनर्जी? क्या साबित करना चाहती है इस लेवल तक जाकर कि कल को सेंटर की कोई रिट राज्य में ना हो? आप चाहे किसी भी मसले में हो, आपको मैं एक स्वागत राय का बयान भी मैं सुनवा देता हूं आपके पास। इस सवाल के जवाब से पहले आप सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं, उसके बाद इस पर आप डिटेल से जवाब दीजिए। जी, स्वागत राय का बयान सुनिएगा आप। यहाँ लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। तो प्रधानमंत्री जो भी करे कुछ खास नहीं होगा। राज्य सरकार ये विश्वास करते हैं कि सीआईडी ये मामला को फैसला कर सकते हैं, क्योंकि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कोई सीबीआई ईडी नहीं किया,
पश्चिम बंगाल के पुलिस किया। तो इसलिए जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जी, तो अनुपम जी आपने सुन लिया, अब आप इस पर थोड़ा दर्शकों को बताइए, आखिर ये क्या है कि आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ मजाक करने पर आ जाएं? पुनीर साहब, कल भी हम लोग एक चैनल पे साथ बैठे थे, तब भी मैंने कहा था कि ममता बनर्जी फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं पूरा देश ही तोड़ने पर आमादा हैं। मैंने तमाम एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि किस तरह वो डीएमके वाले ईलम बना रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस में डीके शिव कुमार के भाई जो स्वयं एक कांग्रेसी सांसद हैं, वो साउथ इंडिया को पूरा काट के एक नया मुल्क बना रहे हैं। केजरीवाल साहब की पार्टी के उसमें राज्य में खालिस्तान आंदोलन पंजाब में फिर से ज़िंदा हो रहा है। और ममता का जहाँ तक सवाल है, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह भारतीय फ़ौज चीनी बॉर्डर की तरफ जा रही थी, चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही थी, तो ममता ने दावा कर दिया था कि भारत की फ़ौज ने हिंदुस्तान की फ़ौज ने बंगाल पर हमला कर दिया, गोया बंगाल किसी और देश पे हो। 2018 में ममता बनर्जी ने बाकायदा आदेश दे के और डिक्लेयर करके सीबीआई की वेस्ट बंगाल में एंट्री बैन कर दी थी। ऐसा करने का उन्हें कोई हक नहीं है। अब वो अपना नया आधार कार्ड इशू करने की बात कर रही हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो दिखाना चाहती किस तरह वो बिल्कुल केंद्र सरकार से नहीं डरती, नहीं दबती, किस तरह मोदी से लड़ने वाली, मोदी से भिड़ने वाली वो अकेली नेता है। और दूसरी बात, जो एक 10 साल का एक समय एक ऐसा गुजरा है 2014 से, जहाँ पे आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी और मोदी से कैसे लड़ा जाए। तो फिर कभी धर्म पे हमला होता है, कभी भारत माता पे कल आपने देखा है ए राजा ने हमला किया, तो कभी देश के टुकड़े होने की बात होती है। और सबसे बड़ी बात कि अपराधियों को फिर वो कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी को बचाए, ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख को बचाएं, इस लिमिट तक जाकर बचाएं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो जनता में भी है, मीडिया में भी है, सोशल एक्टिविस्ट में भी है, एनजीओज में भी है, इंटरनेशनल मीडिया, जिसको ये सब नज़र नहीं आता। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कुल मिलाकर इतना ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हो चुका है देश में कि अगर आप मोदी के पक्ष में हैं तो उधर आपको कुछ गलत नज़र नहीं आता, अगर आप मोदी के विरोध में हैं तो उधर आपको कुछ गलत नज़र नहीं आता। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पुनीर साहब। और मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी सिचुएशन को गलत देखे, बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर एक दावा कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी सिचुएशन को गलत रीड कर रही हैं। बंगाल से हिंदुस्तान का नेशनलिज्म पैदा हुआ, वहाँ से उठा, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सिचुएशन को, स्थिति को एकदम गलत तरह से समझ रही हैं। मेरा मानना है कि कुछ राजनेता अभी भी 20 साल, 25 साल और 30 साल पुराने परिवेश में राजनीति कर रहे हैं। आपने लालू यादव का बयान देखा, लालू यादव को जैसे आज तक उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि 90 का दौर गुजर गया, वो आज भी तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली की बात करते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी की राजनीति ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, और इसका आपको केवल 2 महीने बाद आपको मेरी बात की सत्यता का अंदाज होगा। जी, तापस, एक छोटा जवाब, मतलब आखिरी सवाल पे आपसे एक पूछना चाहूंगा तापस, कि आखिर है क्या वो डर? क्योंकि मैं एक विधानसभा का डर नहीं मानता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी को कोई एक जीत या एक हार से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई तो कारण है कि ये जो तोता है जिसमें जान फंसी हुई है, शाहजहां शेख एक तोता है जिसमें राजा की जान फंसी हुई है, आखिर वो कौन सा है? क्यों इतना बड़ा डर है? क्योंकि आप इसको 355, 356 तक ले जाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी अपने मुझे कई बार लगता है कि बीजेपी अपनी राजनीति को वहां ऊपर करने के लिए कई बार आम आदमी की परेशानी वहां दिख नहीं रही है। चाहे आपने चुनाव के बाद, जब हम लोग 2.5 महीने 3 महीने घूम रहे थे, आप और हम लोग साथ ही उस समय बंगाल में, तब भी उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई वो अभूतपूर्व हिंसा थी। और अब ये जो
दिखाई जा रहा है यह भी अभूतपूर्व है। तो आपको लगता क्या आप वो कारण बता सकते हैं कि क्या ये वो मशीनरी जानता है कि जिस तरह टीएमसी के गुंडे किस तरह से सत्ता पर और वोट पर काबिज हो जाते हैं, आम जनता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसके बावजूद सत्ता में आते हैं? क्या ये उस मशीन का हिस्सा है या बड़े लोगों से पहले के तिलिस्म को तोड़ने की चाबी है ये? जी देखिए, मैं आपको एक कहावत कहता हूँ कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, और ये राजनीति में एक बहुत ही पुरानी एक प्रवर्ब है जो कहावत हम कहते हैं कि हम कई बार सुने हैं। और ये एब्सोल्यूट पावर जो है, मतलब मैं एक भी सीट हार जाऊं, 10 सीट हार जाऊं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कल अगर मेरी सत्ता चली जाए तो फिर क्या होगी, नेतृत्व क्या है, ये राजनेता भूल जाते कि हर किसी को कहीं ना कहीं बदलाव के थ्रू जाना होता है और बदलाव ही एकमात्र कांस्टेंट चीज़ है दुनिया में, और ये राजनेता मानने को तैयार नहीं होता। और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं वही है। कल किसी नेता ने कहा बीरभूम में कि हम अगर हमें स्टेट मशीनरी अगर हमारा साथ दे तो हम ममता बनर्जी को और पार्टी को बीरभूम से 2 सीटें हम गिफ्ट पे दे सकते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर एक पार्टी मीटिंग में वो कह रहे हैं। तो आप समझ रहे कि एक बड़े नेता, एक विधायक जब इस तरह की बात करते हैं तो ये गलत प्रेसिडेंस सेट करता है। उसको अगर पुलिस मशीनरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और पॉलिटिकल मशीनरी जो स्टेट गवर्नमेंट पावर में है वो सपोर्ट करती है तो कितना बड़ा प्रेसिडेंस सेट होता है। शाहजहां शेख, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो ऐसे बहुत से राज से वो इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सेंट्रल एजेंसीज के पास वो चले जाएं और अगर पुलिस कस्टडी में वो टूट जाते हैं और अगर अपनी ज़ुबान खोल देते हैं और उस हिसाब से अगर ट्रेल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस चलती हैं तो शायद और बहुत बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और अगर उनको तिहाड़ भेज दिया जाता है, हम अनुब्रत मंडल को देखे थे, वो काफ़ी बड़े नेता है, शाहजहां से बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता थे, उनकी तूती बोलती थी। बीरभूम में कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था, आईपीएस अफसर उनसे डरते थे। उनकी क्या हालत हो गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी बेटी को गिरफ्तार कर दिया गया, उनको तिहाड़ भेज दिया गया। ये डर एक ज़रूर है तृणमूल कांग्रेस को कि अगर शाहजहां शेख तो मुंह खोल देता है पुलिस कस्टडी में कोलकाता में, तो अगर उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ट्रेल है, इन्वेस्टिगेशन ट्रेल अगर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के पास पहुंच जाती है तो चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा डिविडेंड विरोधी दल खासकर बीजेपी को मिल जाएगी। क्योंकि लोग हर जगह पर कि अगर पुलिस इतनी सचेत है, इतनी प्रता से काम कर रही है, राज्य सरकार इन गुंडों को या फिर इन क्रिमिनल्स को शेल्टर देने की इतनी पूरी जीतोड़ कोशिश करे तो हमारे लिए कहाँ है। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, आप अगर ध्यान रखेंगे कि 2011 में सत्ता पलट चुकी थी और ममता बनर्जी पावर में आई थी, उस समय लोगों ने खासकर ममता बनर्जी के फेवर में वोट नहीं किया था, लोगों ने वोट किया था सीपीएम और लेफ्ट के खिलाफ। 34 साल के रूल के खिलाफ उन्होंने वोट किया था। अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी को हराना है तो कोई तो अपोजिशन होना चाहिए जिनका दामन लोग थामे, लेकिन ऐसे कोई अपोजिशन भी नहीं है, जिस वजह से एक अपर हैंड मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है इस समय राज्य में। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि ये पूरा मसला जो है अभी भी हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट के पास ईडी पहुंची है। अभी कंफर्मेशन मेरे पास आई है 10 मिनट पहले कि ईडी के जो वकील है वो हाईकोर्ट के पास गए हैं और इस बात को उन्होंने बताया है। और इस बारे में हाईकोर्ट का क्या कुछ है ये हमें सुनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शान का जो मसला है, जैसा आपने कहा, ये कड़ी है, ये एक ऐसा कड़ी है जिस कड़ी को अगर तोड़ा जाए तो शायद बहुत बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, बहुत बड़े मछलियां या मछली जाल में फंस सकते हैं सेंट्रल एजेंसीज के। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उन्हें शील्ड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी चाहूंगा जो तापस जो कह रहे थे कि क्यों इन गुंडों को जो घोषित क्रिमिनल हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज शेल्टर देती हैं, जो इस मामले में तृणमूल सरकार के केस में हो रहा है। बल्कि मुझे लगता है कि जो ट्रेल है वो बड़े नेताओं की तरफ जाएगी, जो जांच है उसकी दिशा जो है वो टीएमसी के और सरकार के बड़े लोगों को उसकी आंच में ले लेगी। उससे ज़्यादा इस लोकसभा चुनाव के पहले मुझे जो लगता है उसकी वजह यह है कि ये एक अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को साधने का साधन भी बन गया है। ममता बनर्जी, अनुपम जी कह रहे थे कि
मुसलमान वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती हैं। तो ये चूंकि एक मामला इतना बड़ा हो गया है, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, तो ममता बनर्जी भी शायद इसके जरिए अपनी राजनीति भी साध रही हैं। वो उसको बचा करके ये संदेश देना चाहती हैं कि देखिए मैंने जो है कितनी लड़ाई लड़ी है, जो बीजेपी है या मोदी सरकार है वो एक मुस्लिम लीडर को किसी केस में फंसाना चाहती है और मैं उसके साथ खड़ी हुई हूं, मैं उसका स्टैंड ले रही हूं। और उधर चूंकि बीजेपी के हाथ भी चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा मसला और बहुत सेंसिटिव जो जिसमें भावनात्मक चीजें भी जुड़ी हुई हैं वो मिल गया है, तो उसको भी वो इनकैश कराने में कहीं पीछे नहीं है। तो राजनीति हर तरफ है, लेकिन यहां मुझे जो लगता है कि केस में लोगों के नाम आएंगे, बड़े नेताओं के नाम जुड़ेंगे, उससे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को साधने की ये कोशिश है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश मुझे इसमें नजर आ रही है।